वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2025 क्लास 12 मैथ्स का सेट 1 डिस्कस करेंगे, जिसका की कोड 6551 है। तो सेक्शन ए एमसीक्यू क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू में एक मैट्रिक्स दे रखी है 5 0 0 0 5 0 0 0 5, देन ए क्यूब इज, तो ए क्यूब जो है वो किसके बराबर होगा। आप यहां समझें, ए इज इक्वल टू में 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब एक तो तरीका ये बनता है कि सर हम पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू में ए, और एक हम पे निकालेंगे फिर ए स्क्वायर इंटू में ए, तो हमें ए क्यूब यहां पर मिल जाएगा। प्रिमिटिव मेथड, जिससे जनरली आप क्वेश्चन को करते हैं। बट यहां पर एक और काम इसके साथ हो सकता है कि मैं मैट्रिक्स में से 5 कॉमन ले लूं, तो यहां पर क्या आएगा, अंदर आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये क्या आ गया, यहां पर आ गया 5i। तो जो a है हमारा वो 5i के बराबर आ गया। नाउ दोनों तरफ यदि मैं क्यूब करता हूं तो यहां पर आ जाएगा 5i का क्यूब, एंड वी नो दैट हमारे पास रिजल्ट होता है कि ka का जो क्यूब है वो k क्यूब इंटू ए क्यूब, दोनों का अलग अलग क्यूब हो जाएगा। तो यहां 5 का क्यूब होगा और इस मैट्रिक्स का क्यूब हो जाएगा। एंड वी आल्सो नो दैट i की पावर n जो है वो i के बराबर होता है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो तो वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनने वाली है, यानी जो i क्यूब है वो i ही बन जाएगा। 5 की पावर क्यूब 125 और ये i आ गया। तो यहां पर जो a क्यूब है वो किसके बराबर आ रहा है, 125 इंटू में आई क्यू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 125 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो यहां पे आ जाएगा 125 0 0 0 125 0 0 0 125। और आप अगर ऑप्शन को मैच करें तो कौन सा ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी यहां पर मिल रहा है। अगर आप इतना ना सोच पाए तो सबसे पहले आप यहां पर ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर जो बराबर होगा ए इंटू ए, फिर आप ए क्यूब निकालेंगे, दैट इज ए स्क्वायर इंटू में ए। और ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में से जो भी मेथड आपको दिख जाए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, उसके साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन 2 देखिए, इफ P ऑफ A यूनियन B, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जो है वो 0.9, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0.4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा। आप यहां पर समझे, हमें दे क्या रखा है, वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B that is 0.9, probability of A intersection B is equal to में 0.4, we have to find probability of A complement plus probability of B complement। अब यहां पर आप समझे, इन दोनों का सम मुझे निकालना है। अब अगर मेरे पास probability of A और probability of B होता तो मैं इन दोनों की वैल्यू निकाल करके उसका सम कर देता, बट वैल्यू तो मेरे पास है नहीं। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी दोनों जिसमें आते हैं। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप बोले सर हमें यहां से कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट भी हमें यहां से मिल जाएगा, because we know that probability of A is equal to 1 minus probability of A complement, probability of B is equal to 1 minus PB complement। तो PA की जगह तो हम ये वाली वैल्यू, PB की जगह ये वाली वैल्यू रख लेंगे। A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी है 0.9,
1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 माइनस पी बी कॉम्प्लीमेंट, और ये मेरे पास है 0.4। ये दोनों माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस का 0.4, इसको इधर लाएंगे माइनस का 0.9, 2 माइनस 1.3 यानी 0.7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो मेरे पास 0.7 यहां पर आ गया है। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि कहां पर ये दोनों वैल्यूज में यूटिलाइज कर सकता हूं। ये दोनों वैल्यूज में कहां यूटिलाइज कर लूंगा, इस वाले फॉर्मूले में। बट पी ए प्लस पी बी का सम से भी हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो वो हम ये वाले मेथड से रख करके सीधा उनका सम हमें यहां पर 0.7, यानी कि आप ऑप्शन डी को इसके अंदर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 3 देखिए। इफ A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स एंड B एक मैट्रिक्स दे रखी है, then the correct statement is only AB is defined, only BA is defined, AB BA both are defined, AB and BA both are not defined। अब यहां पर समझे, दिस इज क्वेश्चन 3। हमें एक A मैट्रिक्स दे रखी है, दैट इज 1 2 3 -4 3 7। एक B मैट्रिक्स दे रखी है, दैट इज 4 3 -1 2 और 0 5। ये हमारे पास B है। अब आप यहां समझें कि ए बी या बी ए के डिफाइंड होने से मतलब क्या है। देखिए, वी नो दैट कि इनका भी सम, एडिशन या सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस का तब किया जा सकता है जब उनका ऑर्डर सेम होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कब किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास जो ए का ऑर्डर है वो है m क्रॉस n, बी का ऑर्डर है p क्रॉस q। तो ए बी जो है वो कब डिफाइंड होगा, जब पहले वाली, देखो पहले का ऑर्डर दूसरे का ऑर्डर, पहले वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाली के नंबर ऑफ रोज के ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ए बी डिफाइंड होगा। और ऑर्डर क्या बनेगा ए बी का, जो नई मैट्रिक्स ए बी बनेगी उसका ऑर्डर होता है m क्रॉस q। तो हमें मैट्रिक्स से कोई काम नहीं है, केवल उसके ऑर्डर से हम बता देंगे कि ए बी और बी ए कौन सा इसमें से डिफाइंड है। तो यहां पर समझे, ए का ऑर्डर जो है वो हमारे पास है 2 इंटू 3, बी का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 3 इंटू 2। बात करें हम ए बी की, तो ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। ये आपस में बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब ए बी इज डिफाइंड, ए बी डिफाइंड। और ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन से कोई काम नहीं है बट फिर भी सीख लें। ऑर्डर ऑफ ए बी हमारे पास हो जाएगा 2 क्रॉस 2। सिमिलरली हम बी ए को यदि चेक करें, बी ए को चेक करें तो बी का जो ऑर्डर है वो क्या है 3। अब बी का ऑर्डर पहले लिखेंगे, 3 क्रॉस 2, उसका है 2 क्रॉस 3। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, यानी बी ए बी डिफाइंड हो जाएगा। यहां पर बी ए बी डिफाइंड हो गया, बी ए इज डिफाइंड। एंड ऑर्डर ऑफ बी ए की बात करें, ऑर्डर ऑफ बी ए जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका 3 क्रॉस 3। अब आप ऑप्शन देख लें कौन सा इसको करेक्टली मैच कर रहा है। ऑप्शन सी, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। तो आप ऑप्शन सी को यहां पर टिक करेंगे, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, कि दोनों ही क्या है यहां पर डिफाइंड है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 4 देखिए। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 5 12x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 6 -5 4 3, देन द वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x किसके बराबर होगी, जब दो डिटर्मिनेंट हमें बराबर दे रखे हैं। कंडीशन क्या है हमारे पास, वी हैव 2x 5 12x
इज इक्वल टू 6 -5 4 3। ये दो डिटर्मिनेंट हमें बराबर दे रखे हैं, यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। आप समझें कि मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लूंगा दोनों तरफ, वहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे? 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर माइनस 12 5 60 इज इक्वल टू 6 3 18 माइनस फॉर्मूले से, और ये माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 प्लस 20 इज इक्वल टू में 38। 2 डिवाइड में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 38 बाई 2, आई एम सॉरी 38 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 98, और 2 यहां पर डिवाइड में आ जाएगा आपका, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8 49, स्क्वायर इधर आएगा तो x इज इक्वल टू रूट 49, रूट से बाहर वैल्यू प्लस माइनस आएगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7। तो जो x की वैल्यू है वो यहां पर प्लस माइनस 7 यहां पर आ जाएगी। दैट मीन्स आप ऑप्शन सी को इसके अंदर यहां पर टिक करेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल टाइप का है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लिया और वहां से हमें x की वैल्यू मिल गई है। नाउ क्वेश्चन 5 देखिए, इफ fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ax बाई एक्स स्क्वायर इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x नॉट इक्वल टू 0 है तब ये फंक्शन है, और x 0 पर आपका है 1, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पर आपका कंटिन्यूअस है, देन वैल्यू ऑफ a हमें यहां पर बतानी है। वी नो दैट कि कोई भी जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस कब होता है? जब आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर ये तीनों आपस में बराबर हो, तब हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है। अब क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे और वहीं से हम a की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा? जहां पर x आपका लेस देन 0 है। तो ध्यान से देखो, x 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 से कम और 0 से बड़ी हर वैल्यू के लिए यही फंक्शन है। दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए यही फंक्शन है। तो साइन स्क्वायर ax अपॉन में x स्क्वायर। अब यहां पर x को हम क्या पुट कर देंगे? x को पुट कर देंगे 0 माइनस h, और h जो है वो 0 को टेंड कर रहा है। तो यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर साइन a इंटू 0 माइनस h, और यहां पर इसका स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर लिख लूं, अपॉन में 0 माइनस h का स्क्वायर। ध्यान से देखो तो यहां पर बनेगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां साइन माइनस का ah, साइन माइनस का ah इसका स्क्वायर अपॉन में माइनस h का स्क्वायर, ये प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। वी नो दैट कि साइन माइनस थीटा जो है वो आपका क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, बट यहां माइनस का साइन ah बनेगा, स्क्वायर से वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ah का स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x, या मैं कहूं x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। साइन का जो एंगल है वही नीचे बन जाए और लिमिट 0 को टेंड कर रही हो तो ये 1 के बराबर होता है। सेम रिजल्ट हमारा tan के साथ भी होता है, tan x अपॉन x 1 के बराबर होता है। तो यहां पर ध्यान से देखो, h तो है, यहां a की जरूरत और है, तो मैं a स्क्वायर से मल्टीप्लाई a स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूं। तो यहां पे हो जाएगा साइन ah, यहां a स्क्वायर से मल्टीप्लाई a स्क्वायर से डिवाइड, ये हो गया। अब इस a स्क्वायर h स्क्वायर को मैं ah का स्क्वायर लिख सकता हूं, और यहां पहले से इसका स्क्वायर है, दोनों पर एक ही बार स्क्वायर लगाया जा सकता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ah
अपॉन ए एच का स्क्वायर इंटू ए। अब ध्यान से देखो तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, जो एंगल ऊपर वही एंगल नीचे, तो ये 1 के बराबर हो गया, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी ए स्क्वायर के बराबर आ गई। अब सिमिलरली राइट हैंड लिमिट मैं थोड़ा जल्दी से निकालूंगा क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। राइट हैंड लिमिट भी क्वाइट सिमिलर होने वाली है। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन सेम ही है, साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। x को क्या पुट कर देंगे, x को पुट कर देंगे हम 0 प्लस h, जो h है वो 0 को टेंड कर रहा है, तो यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे हो जाएगा साइन ए एच का स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से डिवाइड, तो यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए एच अपॉन ए एच का स्क्वायर इनटू में ए स्क्वायर। अब यहां पर ये वाला पार्ट तो 1 के बराबर आ गया, यहां पे आया ए स्क्वायर, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही ए स्क्वायर आ गई है। और अब फंक्शन की वैल्यू एट 0 निकालें। f0 जो है वो क्वेश्चन में 1 दे रखा है, हम कहेंगे सिंस fx इज कंटिन्यूअस at x is equal to 0, so left hand limit is equal to right hand limit is equal to function की वैल्यू at 0। तो फंक्शन की वैल्यू at 0 ये तीनों आपस में यहां पर बराबर होंगे, तो यहां से मैं कंपेयर करता हूं, तो ध्यान से देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दो को कंपेयर कर लेते हैं, स्क्वायर इधर जाएगा, रूट प्लस माइनस 1, तो जो a की वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 मेरे पास यहां पर आ गई है। क्वाइट सिंपल सा कंसेप्ट आपको अपने माइंड में रखना है कि फंक्शन किसी भी पॉइंट पर आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर ये तीनों आपस में बराबर होंगे और वहीं से हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आप केवल लेफ्ट हैंड लिमिट या केवल राइट हैंड लिमिट निकाल करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये ऐसे करवाया है जैसे ये बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आपको पूरा लिखना हो उस तरीके से, बट ये एमसीक्यू है तो केवल लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकाल करके 1 के इक्वेट करते ही आपको क्या है यहां पर a की वैल्यू मिल जाएगी। आफ्टर दैट क्वेश्चन 6 देखिए, इफ a इज इक्वल टू aij इज अ 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स। हमें यहां पर a इज इक्वल टू aij एक 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में ही एलिमेंट हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, सच दैट a11 हमें यहां पर 1 दे रखा है एंड a22 हमें यहां पर 5 दे रखा है एंड a33 हमें माइनस का 2 दे रखा है। तो पहले तो मैं a मैट्रिक्स ही लिखूंगा, प्रिंसिपल डायगोनल a11 यानी कि 1, बाकी सब 0, a22 5 है 0 0 0 माइनस का 2, क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो केवल प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट होंगे, बाकी सारा कुछ 0 रहेगा। मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा 1 0 0 0 5 0 0 0 माइनस का 2, एक्सपेंड कर देते हैं 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 5 2 माइनस का 10 माइनस 0 और बाकी के दोनों एलिमेंट 0 हैं हमारे, तो यहां से आ जाएगा माइनस का 10, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो माइनस का 10 आ रहा है। दैट मींस हम इसके अंदर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वाइट सिंपल था, बस एक मैट्रिक्स आपको लिखनी आनी चाहिए। केवल आप बोले सर 3 एलिमेंट दे रखे हैं, मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, तो भाई यहां उसने बोला है कि डायगोनल मैट्रिक्स, तो केवल 3 ही इसमें होंगे, वो उसने दे रखे थे, हमने मैट्रिक्स लिखी और डिटर्मिनेंट निकालना कोई टफ टास्क हमारे लिए नहीं है। आफ्टर दैट क्वेश्चन 7, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -1/√3 इज। cot इनवर्स -1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, जरा समझो। दिस इज क्वेश्चन 7। लेट cot इनवर्स माइनस का 1/√3, हम इसको सम थीटा के बराबर मान लेते हैं, तो यहां से आपका cot थीटा जो है वो किसके बराबर आ गया, माइनस का 1/√3। अब आप ध्यान से देखो,
तो कॉट जो है वो 1/√3 किस पर होता है आपका 60 पर, ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट माइनस π/3, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा। अब इन दोनों एंगल्स की कॉटेंजेंट वैल्यू इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, माइनस π/3 बट विच डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π। अब मैंने इसको करके बताया है, आपको ये माइंड में रहेगा तो बेशक से ना करें कि भाई कॉट के अंदर माइनस चला जाता है, बट हम कॉट के अंदर माइनस नहीं ले जाते, क्योंकि कॉट की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 to π, उसमें आपका नेगेटिव वैल्यूज तो होती ही नहीं है, तो माइनस साइन को अंदर तो हम नहीं ले जा सकते। फिर हमें क्या करना होगा, हमें इस एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, हम इसको लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 कैसे, यहां पर है पाई, पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट होता है नेगेटिव, पाई पर नो चेंज तो कॉट आ जाएगा, और π/3 यानी माइनस कॉट π/3 को कॉट पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 2π/3। यहां इन दोनों एंगल्स की कॉटेंजेंट वैल्यू इक्वल है, तो ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो यहां से वैल्यू आई 2π/3 जो 0, π में है, तो ये इसकी यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ये बात आपको माइंड में रखनी है कि बेशक से कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, बट माइनस को अंदर नहीं ले जाना हमें, यहां पर उसको पाई माइनस में ब्रेक करना पड़ेगा। सेम आपको करना पड़ेगा कॉस के साथ, क्योंकि कॉस में भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, तो जहां नेगेटिव वैल्यू नहीं है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो आपको उसको पॉजिटिव लाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप उसे पॉजिटिव लेकर के आएंगे। नाउ क्वेश्चन 8 देखिए, इफ matrix 4 plus x, x minus 1, minus 2, 3 is a singular matrix, then the value of x is। We know that कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो। अब अगर ये सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को कुछ नाम देते हैं। लेट A इज इक्वल टू, हमने मान लिया 4 प्लस एक्स, एक्स माइनस 1, माइनस 2, 3, ये हमने ए मान लिया। सिंस ए इज सिंगुलर, क्योंकि ए सिंगुलर है, सो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर होगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 4 प्लस एक्स, एक्स माइनस 1 माइनस का 2, 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 4 प्लस एक्स माइनस फॉर्मूले से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 2 इंटू में एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 4 जा 12 प्लस 3x, ये प्लस हो गया, प्लस का 2x और ये आपका माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस हो गया माइनस 5x, यहां बचा प्लस का 10, इधर जाकर के वो माइनस का 10, यहां 5x, 5 से कैंसिल हो गया माइनस 2 टाइम्स, तो यहां से जो x की वैल्यू है वो माइनस का 2 हमारे पास यहां पर आ गई। सिंपल टाइप का कंसेप्ट था कि भाई मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, वहां से हमें इस x की वैल्यू -2 मिल गई है। दैट मींस आप ऑप्शन सी को इसके अंदर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 9 देखिए, इफ fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज। एट x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पर वो पूछ रहा है कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। मैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये दो तरह से बिहेव करता है। मैं आपको बताऊं, इसका नाम तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वैल्यू ये हमेशा लोएस्ट देता है। मान लीजिए इसके अंदर आप 0.1 रखोगे तो किन दोनों के बीच में है 0 और 1, दोनों में छोटा क्या है 0, वैल्यू 0 आ जाएगी। 2.1 रखोगे तो किसके बीच में है 2 और 3 के बीच में, छोटा क्या है 2 है। तो इस तरह से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम करता है। इसकी वैल्यूज हम दो तरह से काम करते हैं, एक तो इंटीग्रेबल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज, और एक है नॉन इंटीग्रल वैल्यूज।
नॉन इंटीग्रल वैल्यूज की हम बात करें तो कौन सी होंगी वो? नॉन इंटीग्रल वैल्यूज लाइक 0.1, 2.1, 3.4, ये सब नॉन इंटीग्रल वैल्यूज हैं। और इंटीग्रल वैल्यूज हैं 0, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2, ये सब इंटीग्रल वैल्यूज हैं। तो इंटीग्रल वैल्यूज पर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या होता है? वो होता है डिसकंटीन्यूअस। और डिसकंटीन्यूअस होने के साथ साथ ये नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल भी आपका नहीं होता। लेकिन जब बात करें हम नॉन इंटीग्रल वैल्यूज की तो वहां पर ये आपका कंटीन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, कंटीन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल होता है। अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो हमेशा ही ये एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। मान लीजिए 2.1 निकाल रहे हो तो 2 मिल रहा है, 0.1 निकाल रहे हो तो 0 मिल रहा है, और इसका डेरिवेटिव हमेशा ही 0 मिलेगा फॉर ऑल नॉन इंटीग्रल वैल्यूज। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि x इज इक्वल टू 2। हमारा पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 2। कैसा पॉइंट है? इंटीग्रल वैल्यू है। तो इंटीग्रल वैल्यू पर ना तो ये कंटीन्यूअस होता है और ना ही आपका डिफरेंशिएबल होता है। दैट मींस आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे, f इज नाइदर कंटीन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। यानी x इज इक्वल टू 2 पर ना ही ये कंटीन्यूअस होगा और ना ही हमारा डिफरेंशिएबल होगा। दैट मींस हम इसके अंदर ऑप्शन बी को यहां पर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 10 देखिए, द स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इज मैक्सिमम एट। वो मैक्सिमम किस पर होगा? फंक्शन की नहीं पूछ रहा है, आप स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें। ये इस फंक्शन की बात नहीं कर रहा है, इसके स्लोप की बात कर रहा है। इसका स्लोप किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, ऐसा वो कह रहा है। तो गिवन कर्व को लिखते हैं। दिस इज क्वेश्चन 10। The given curve is y is equal to माइनस का x क्यूब प्लस का 3x स्क्वेयर प्लस का 8x माइनस 20, इसकी बात कर रहा है। इसका स्लोप, स्लोप मतलब dy बाई dx, इसका dy बाई dx निकाल दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वही इसका स्लोप होता है। तो dy बाई dx मैं निकालू, यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस का 3x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस का 8, इसे कुछ नाम दे दो gx। तो मुझे अब ये चेक करना है कि ये gx जो है वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम है आपका। तो यहां पर सबसे पहले मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना हो जिस भी फंक्शन का, उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो g डैश x निकालेंगे, माइनस का 6x प्लस का 6, माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1। आप बोले सर दो बार डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं? हम दो बार डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं। पहला डेरिवेटिव तो हमने इस कर्व का स्लोप निकालने के लिए किया है। जो इसका स्लोप मिल गया, मेरा वो फंक्शन है जिसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो इसका स्लोप आया gx। अब मुझे इसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। आफ्टर दैट क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। सो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। इस g डैश x को हम किसके बराबर रख देंगे? 0 के बराबर रख देंगे, विच इंप्लाइज की माइनस 6 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का 6 तो 0 होगा नहीं, तो यहां से x या फिर इस माइनस 6 को इधर ले जाओ, डिवाइड में x की वैल्यू 1 आ गई। नाउ इसका डबल डेरिवेटिव निकाल दो। g डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस 6 एट x इज इक्वल टू 1। g डबल डैश ऑफ 1 जो है वो माइनस 6 यानी लेस देन 0। सो gx इज मैक्सिमम। gx जो है वो मैक्सिमम है कब आपका? जब x आपका 1 के बराबर है। जब x हमारा 1 है तो ये जो gx है वो मैक्सिमम है। तो x इज इक्वल टू 1। ओके, जो ऑप्शंस है वो आपके कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दे रखे हैं। x तो मैंने निकाल दिया, y भी मैं निकाल दूंगा, यहां पर पुट कर दो, y भी मिल जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 माइनस 20। यहां से आया माइनस का 1, ये माइनस का 20, 3 प्लस 8। यहां से आया माइनस का 21 प्लस का 11 माइनस का 10।
सो gx इज मैक्सिमम एट x1 है y -10, सो 1 -10 इस पॉइंट को आप टिक करेंगे, दैट मींस ऑप्शन ए को आप इसके अंदर टिक करें। तो सिंपल टाइप का था, हमें जो काम करना था वैसे ही करना है, बट यहां पर y की वैल्यू और निकालनी है, तो इस x की वैल्यू को जैसे ही आप वहां पुट करेंगे आपको y की वैल्यू भी यहां पर मिल जाएगी। आफ्टर दैट क्वेश्चन 11 देखिए, जो इंटीग्रेशन से है, इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस साइन एक्स dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि √1 प्लस साइन एक्स रूट है, जब तक आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर आप क्या करेंगे, इस 1 को मैं ब्रेक कर सकता हूं, 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वेयर x/2 प्लस कॉस स्क्वेयर x/2, और यहां पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ, और इस पूरे का रूट है dx। नाउ देखो a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, यहां पर फॉर्मूला बताएंगे साइन 2 थीटा जो है वो आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, एंड साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा 1 के बराबर होता है। मैंने x/2 इसलिए लिया क्योंकि जब मैं यहां पर फॉर्मूला ओपन करूंगा तो वहां पर x/2 आने वाला है। इसे मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वेयर, यानी इसे मैं लिख सकता हूं cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वेयर, और इसका रूट प्रेजेंट है यहां पर dx। स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया, यहां पे आया इंटीग्रेशन ऑफ cos x/2 प्लस साइन x/2। अब ऐसी फॉर्म आ गई है जिसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, cos x/2 का हो जाएगा साइन x/2, x/2 का डिफरेंशिएशन नीचे आएगा, प्लस साइन का होता है माइनस का cos x/2, x/2 का डिफरेंशिएशन नीचे आएगा प्लस का c, दोनों में ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे आएगा 2 साइन x/2 माइनस 2 cos x/2 प्लस का c, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे आएगा साइन x/2 माइनस का cos x/2 प्लस का c। ये मेरे पास यहां पे i आ गया। i की वैल्यू क्या है, साइन x/2 माइनस cos x/2 प्लस का c, यानी यहां पर आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन 12 देखिए, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x इंटू e की पावर sin x dx, इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा? आप यहां समझें तो विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि मैं यहां पर sin x को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो cos x dx मेरा यहां से चला जाएगा, तो हम यहां पर पुट करते हैं sin x को t, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x dx बराबर dt। अब लिमिट्स भी चेंज होंगी, जब आपका x 0 है तो t किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जब x आपका π/2 है तो t किसके बराबर हो जाएगा, साइन π/2 इज 1, तो यहां पर आ जाएगा 0 to 1 e की पावर t dt, ये cos x dx dt बन गया। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप ध्यान से देखें e की पावर 1 तो e ही हो जाएगा, और e की पावर 0 1 के बराबर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया e -1, यानी कि आप ऑप्शन सी को यहां पर टिक करेंगे। इजी टाइप का क्वेश्चन था ये। करना क्या है, बेसिकली पहले साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है और लिमिट्स चेंज कर लेनी है, फिर सिंपल सब्स्टिट्यूशन करते ही हमें एक इजी टाइप का इंटीग्रेशन यहां पे बना, e की पावर t, e की पावर t का e की पावर t ही होता है, और t का डिफरेंशिएशन नीचे 1 आ गया, केवल लिमिट पुट करी और आंसर हमें यहां पर मिल गया। आफ्टर दैट क्वेश्चन 13 देखिए, द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व्स y is equal to मॉड्यूलस x, x एक्सिस एंड x -2 से 2 तक। द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड, यहां पे हमें कर्व दे रखा है, दिस इज क्वेश्चन 13। द गिवन कर्व इज
y इज इक्वल टू x इंटू मॉड्यूलस ऑफ x, ये मुझे यहां पर दे रखा है। अब इस मॉड्यूलस फंक्शन को ना मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। मुझे आप पता है कि जब x आपका लेस देन 0 हो तो मॉड्यूलस x जो है वो आपका नेगेटिव होता है, यानी माइनस x होता है, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो मॉड्यूलस x जो है वो प्लस का x होता है। तो जब x आपका लेस देन 0 है तो ये माइनस का x बन जाएगा, यानी ये टोटल माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये x ही रहेगा, यानी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन एरिया निकालने से पहले हम इसका एक स्केच भी यहां पर बनाते हैं, जहां से जहां तक हमें नीड है वहां से वहां तक बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स को मैं लेता हूं माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2। जब आप माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस 2 ये उसको पॉजिटिव बना देगा, ये आ जाएगा माइनस का 4। माइनस के 1 पर ये माइनस का 1, 0, 1 और यहां पे 4। जब आप इसका एक रफ स्केच यहां पर बनाएंगे, ध्यान से देखिए, x माइनस 2, यहां 1 2 माइनस 1 माइनस 2। जब x माइनस 2 है तो y है माइनस 4, और जब x माइनस 1 है तो y है माइनस 1, यानी यहीं पे आ जाएगा। और जब x 1 है तो 1, y 2 पर 4, इस तरह से ये आपका ग्राफ बन गया। अब वो कह रहा है कि ग्राफ बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में ग्राफ कौन सा बन रहा है, ये वाला। कर्व और ग्राफ एक्स एक्सिस के बीच में ग्राफ कौन सा बन रहा है, ये वाला। और वो कह रहा है बिटवीन x माइनस 2 से 2, इनके बीच में जो एरिया है वो क्या आ जाएगा। तो यहां ध्यान से देखिए, रिक्वायर्ड एरिया, जब हम माइनस 2 से 0 जाएंगे तो माइनस वाई ऑफ कर्व dx। अब बोले सर माइनस वाई क्यों लिया, वी नो दैट कि यदि फंक्शन आपका कहां पर है, बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे है तो y को नेगेटिव लेते हैं, या तो हम इस तरह से लेते हैं माइनस का y dx, या फिर हम y dx लेकर के उसका मॉड्यूलस लेते हैं। तो या तो माइनस का y ले लो या फिर पूरे का मॉड्यूलस ले लो, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो कर लो। फिर हम जब 0 से 2 जाएंगे, 0 से 2 जाएंगे y dx, ध्यान से देखो, जब माइनस 2 से 0 जा रहे हैं यानी 0 से छोटा फंक्शन क्या है मेरा, माइनस का एक्स स्क्वायर। यहां पे माइनस 2 से 0 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेट आया है, और ये माइनस फंक्शन का। 0 से 2 जा रहे हैं तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर dx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पे आया एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट है हमारी माइनस 2 से 0, इसका आ गया एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट है 0 से 2, अपर लिमिट 0 हो जाएगी, माइनस लोअर लिमिट माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3, यहां पे क्या आ जाएगा 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 0, माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 आएगा जो इसको प्लस बना देगा, 8 बाई 3 प्लस 8 बाई 3, ये हो जाएगा 16 बाई 3। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो 16 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास यहां पर आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि बस यहां पर की कंसेप्ट समझने का यही है कि आपको स्केच बनाना पड़ेगा। जब माइनस 2 से 0 आप जाएंगे, बिलो द एक्स एक्सिस होने के कारण आपको माइनस वाई लेना पड़ेगा या फिर उसका मॉड्यूलस वहां पर लेना पड़ेगा। तो आप मॉड्यूलस या माइनस वाई ले लें और फिर एरिया जो है वो 16 बाई 3, यानी आप ऑप्शन बी को इसके अंदर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 14 देखिए, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e रेज्ड टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स dx बाई dy इज इक्वल टू 1। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स, इसके मल्टीप्लाई में है dx ओवर dy इज इक्वल टू 1।
अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या होती है? वो हमारे पास होती है dy बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमारा होता है e की पावर पी डी एक्स। तो ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आएंगे। देखिए जरा कैसे, ये dy डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां पे ये मल्टीप्लाई में आया, dx डिवाइड में, e की पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स। इसको इधर ले आएंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई रूट एक्स इज इक्वल टू e की पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। नाउ अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसको कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग वन विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p क्या है जो y के साथ मल्टीप्लाई में है? वो है वन अपॉन रूट एक्स। मुझे निकालना है यहां पर if, तो e की पावर वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स, यानी इस रूट एक्स को ऊपर ले जाएं तो x की पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स। तो e की पावर x की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन। माइनस वन बाई टू प्लस वन, वन बाई टू हो जाएगा, यानी e की पावर रूट एक्स और यहां पे वन बाई टू, टू ऊपर चला जाएगा, e की पावर टू रूट एक्स। तो यहां पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो e की पावर टू रूट एक्स हमारे पास यहां पे आ जाएगा। समझने वाला जो कंसेप्ट है वो यही है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यहां इस प्राइमरी स्टेज में स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आप सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आएंगे, आफ्टर दैट फिर आप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल पाएंगे और यहां पर आप ऑप्शन सी को इसके अंदर टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 15 देखिए, द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री का सम क्या होगा हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरे पास? दिस इज क्वेश्चन 15। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो है मेरे पास वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर इसकी पावर 3 इज इक्वल टू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। अब देखिए ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। ऑर्डर हमारे पास होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री होती है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होता है? ऑर्डर हमारे पास होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको हम ऑर्डर कहते हैं। और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो हमारे पास क्या होती है? डिग्री होती है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ऑर्डर निकालें तो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? देखिए यहां हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 का प्रेजेंट है तो ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री यदि हम निकालें तो उसकी डिग्री यानी उसकी पावर कितनी है? पावर है 1, तो यहां पे ऑर्डर हो गया 2, डिग्री हो गई 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर होता है और उसी की जो पावर है वो डिग्री होती है। अब हमें यहां पर पूछा है सम, दोनों का सम करना है, तो 2 प्लस 1 जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर आ गया। यानी आप यहां पर पर्टिकुलरली ऑप्शन सी को इसके अंदर टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन 16 देखिए, फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स ये दे रखे हैं। द करेक्ट फिजिबल रीजन इज, तो इनमें से कौन सा जो फिजिबल रीजन है वो हमारा यहां पर करेक्ट इसके लिए होगा, उसका नाम बताना है। तो ग्राफ तो बना बनाया दे रखा है, हमें केवल फिजिबल रीजन चेक करना है। वो कैसे चेक करते हैं? देखिए मान लीजिए पहले हम इस वाली लाइन को ले लेते हैं, तो ध्यान से देखो कि भाई इस लाइन का फिजिबल रीजन किस तरफ होगा। जैसे इसको ले लेते हैं x प्लस 2y, अब इज इक्वल टू वाला सिंबल छोड़ दो, लेस देन 10।
दोनों लाइन के ओरिजिन इस तरफ है, तो ओरिजिन को हम इसमें पुट कर देते हैं, 0 + 0 इज लेस देन 10, 0 इज लेस देन 10। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है, यानी इस लाइन का फिजिबल रीजन नीचे की तरफ होगा, यानी ओरिजिन की तरफ होगा। दूसरे वाली को चेक करें, 3x + y इज लेस देन 15। यहां पर 0 + 0 इज लेस देन 15, 0 इज लेस देन 15, यानी दोनों लाइंस का जो फिजिबल रीजन है वो नीचे की तरफ, तो ये बनेगा। आप बोले सर लाइन तो हमने पता करी नहीं, कौन सी लाइन है? देखो, अगर एक लाइन का नीचे की तरफ दूसरे का ऊपर की तरफ आता तो फिर हमें पता करने की भी जरूरत थी कि कौन सी लाइन एक्चुअल में कौन सी वाला पार्ट है, बट दोनों का नीचे की तरफ आ रहा है तो फिर हमें पता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी लाइन है, आप डायरेक्ट बना सकते हो। अब ये पता करने के लिए यदि आपको ऐसा केस आ जाए कि पता करना पड़ जाए, तो पॉइंट पुट करके देख लो, इस लाइन के पॉइंट पुट करके देख लो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। 0,15 x0 y15, ये वाली जो लाइन है BE, दिस लाइन, ये वाली लाइन है, दूसरी अपने आप हो जाएगी, दैट इज AD। ऐसे आप पता कर सकते हो, जो पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो आपको यहां पर मिल जाएगा। तो फिजिबल रीजन हमारे पास कौन सा बन गया है? फिजिबल रीजन, ध्यान से देखो, AOEC। तो हमारे पास जो फिजिबल रीजन है वो AOEC, यानी कि आप इसके अंदर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 17 देखिए, लेट ए वेक्टर बी अ पोजीशन वेक्टर हुज टिप इज द पॉइंट। हमारे पास जो ए वेक्टर है वो किसके बराबर दे रखा है? ए बी वेक्टर हमें वेक्टर दे रखा है जो किसके बराबर है? वो बराबर है हमारा 2, -3। यदि आप इसे लिखना चाहो तो ए वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो 2i - 3j कैप। इसके बाद वो कह रहा है वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए जो है वो -4, 5 दे रखे हैं, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी जो है वो हमें यहां पर बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हम xy मान लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर xy। तो यहां से मैं ए बी वेक्टर निकाल सकता हूं, ए बी वेक्टर हम निकाल सकते हैं। ए बी वेक्टर क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, x -4 i कैप, y -5 j कैप, यानी यहां से आ गया x + 4 i कैप, y -5 j कैप, ये ए बी वेक्टर आ गया। और एक ए बी वेक्टर हमें क्वेश्चन में भी दे रखा था, तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी यहां से जो x + 4 i कैप है, y -5 j कैप जो है वो किसके बराबर होगा? 2i - 3j। दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनके स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल हो, यानी x + 4 जो है वो किसके बराबर होगा? 2 के। तो यहां से आ गया 2 - 4, x इज इक्वल टू में -2। यहां से y -5 जो है वो -3 के, इधर ले आइए, -3 + 5, यानी जो y है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b जो है वो मेरे पास क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ b मेरे पास -2, 3 यहां पर बन गए। सिंपल सा था, ए वेक्टर मुझे क्वेश्चन में दे रखा था, b के कोऑर्डिनेट्स मान करके ए बी वेक्टर मैंने निकाल दिया, दोनों आपस में बराबर रखे तो उनके स्केलर कंपोनेंट्स को कंपेयर करा, स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल हो तभी वेक्टर इक्वल होते हैं, तो वहां से कोऑर्डिनेट्स ऑफ b जो है वो -2, हमारे पास यहां पर आ गए हैं। दैट मीन्स हम ऑप्शन सी को इसके अंदर यहां पर टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन 18 देखिए, रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इफ हमें एक कंडीशन दे रखी है, दैट कंडीशन इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 5, 1, 2, और हमें यहां पर दे रखा है कि मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर जो है थ्राइस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर है। तो यहां से मुझे ए वेक्टर का मॉड्यूलस और बी वेक्टर का मॉड्यूलस, इनकी वैल्यू यहां पर बतानी है। आप जरा ध्यान से समझें, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो a डॉट ए
यहां से आएगा a डॉट बी, यहां से आएगा b डॉट a माइनस b डॉट b इज इक्वल टू 512। a डॉट a बराबर होता है a वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, a डॉट b और b डॉट a डॉट प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव होता है, तो b डॉट a को a डॉट b भी लिख सकते हो, माइनस b वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 512। सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आप यहां लिख सकते हो कि a डॉट a जो है वो मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर और a डॉट b जो है वो b डॉट a के बराबर होता है। तो यहां से a वेक्टर के जगह में क्या रख सकता हूं, 3b वेक्टर का स्क्वायर माइनस b वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 512। 3 का स्क्वायर 9, मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर माइनस b वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। यहां सेम टर्म है 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 8 मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर 512। 8 से कैंसिल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 4, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू रूट 64, जो केवल प्लस का 8 हमारा यहां पर आएगा। माइनस वाली वैल्यू नहीं लूंगा क्योंकि मॉड्यूलस जो है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो प्लस का 8 को यहां रख दोगे तो मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 24। तो मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर जो है वो मेरे पास 8 और मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर जो है वो 24 यहां पर आ रहा है। दैट मींस आप ऑप्शन सी को इसके अंदर टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन 19 देखिए, assertion the shaded portion of the graph represents the feasible region for the given linear programming problem। हमारे पास जो है वो इस सिचुएशन के लिए ग्राफ दे रखा है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 50x प्लस 70y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हमें दे रखे हैं और z की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2,4 पर होगी। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए ना मैं इसे पहले आपको एज अ क्वेश्चन समझाता हूं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या ऑप्शन इसके अंदर ट्रू होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स का ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे हम सबसे पहले एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो दो ब्लैक लाइन दिख रही हैं ये हमने इसके ग्राफ बना दिए। उसके बाद हम चेक करते हैं उनका फिजिबल रीजन। तो मैंने जब इनका फिजिबल रीजन चेक किया तो वो ओरिजिन से अबव ऊपर की तरफ आया और वो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन बना। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, तो फिर हम कॉर्नर पॉइंट्स पर z की वैल्यू निकालते हैं। ये भी हमें दे रखा है b दैट इज 2,4। तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन बना। अब हम z की वैल्यू निकालते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स पर। z की वैल्यू निकालेंगे एट a दैट इज 0,8, यहां पुट कर दो इस z के अंदर, वो हो जाएगा हमारा 0 प्लस 70 इंटू 8 दैट इज 560। z एट b निकालेंगे दैट इज 2,4, तो 50 इंटू 200 एंड 7 4 जा, यहां पे हो जाएगा 280, ये आ गया 380। z एट c निकालेंगे दैट इज 10,0 यानी 50 इंटू 10 दैट इज 500। अब क्योंकि ये फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड है तो इसके बाद हमें करना होता है वी ड्रॉ ए इनइक्वालिटी। हम एक इनइक्वालिटी ड्रॉ करते हैं z लेस देन मिनिमम वैल्यू। z लेस देन मिनिमम वैल्यू यानी 50x प्लस 70y लेस देन 380। क्योंकि मुझे मिनिमाइज करना है तो लेस देन मिनिमम वैल्यू, और अगर मैक्सिमाइज करना होता तो z ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू, ये हम ड्रा करते। अब क्योंकि मुझे मिनिमाइज करना है, मिनिमम के लिए पूछ रहा है, तो z लेस देन मिनिमम वैल्यू ये इनइक्वालिटी हम ड्रा करेंगे। क्योंकि यहां पर इज इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो एक डॉटेड लाइन बनेगी जो बन गई। फिर इस डॉटेड लाइन का फिजिबल रीजन हमने चेक किया तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, वो हमने बना दिया। अब इसके बाद अराइज होते हैं दो केस, केयरफुली सुनना, कि यदि कुछ भी पोर्शन कॉमन ना आए, इफ देयर इज नो कॉमन पोर्शन, जो हमने दो फिजिबल रीजन्स बनाए हैं, तो हमारा z जिस पर भी मिनिमम था
वही मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर आ जाता है कुछ भी कॉमन, दोनों में कुछ भी कॉमन आ जाए आपका, तो फिर वहां पर दोनों में कुछ भी कॉमन आ जाए तो फिर वहां पर कोई मैक्सिमम या कोई मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। नो मिनिमम नो मैक्सिमम वैल्यू देयर एग्जिस्ट। अब आप बोले सर ये पॉइंट तो कॉमन आ रहा है, पॉइंट कॉमन नहीं है। पॉइंट जो है वो ऊपर वाले फिजिबल रीजन में है, नीचे वाले में जब हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं मतलब लाइन का कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, तो ये पॉइंट लाइन पर आ रहा है, तो इस वजह से ये नीचे वाले फिजिबल रीजन में इंक्लूडेड नहीं है। तो आप देखें, आप कहोगे बोथ फिजिबल रीजन, या मैं कहूं 50x plus 70y less than 380 have no common portion, have no common region with feasible region। तो कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, सो z विल बी मिनिमम एट दिस, z इज मिनिमम एट b दैट इज 2,4 एंड मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास होगी 380। और अगर आप चेक करें हैज मिनिमम वैल्यू एट 2,4, यानी असैरसन तो बिल्कुल सही कह रहा है। अब ये अगर आप डायरेक्ट पढ़ने जाते तो कोई मतलब नहीं आपको ये बात समझ में आ जाए, तो आपको पहले ऐसा क्वेश्चन ये माइंड में होना चाहिए, तब आप ये बात बना पाएंगे। उसके बाद रीजन क्या कह रहा है, द रीजन रिप्रेजेंटिंग 50x plus 70y less than 380 does not have any common point with feasible। बिल्कुल सही बात है, इसका कोई भी फिजिबल रीजन कॉमन इसके साथ नहीं आया, इस ही वजह से ये वाली वैल्यू जो है वो मिनिमम आई है। यानी कि A इज ट्रू, R इज ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, और जो R है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A है यहां पर। तो आप समझ पाए हैं किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व किया है। नाउ क्वेश्चन 20 देखिए, assertion A, let A is equal to x belongs to real number, और जो x है वो -1 से 1 के बीच में है, और जो फंक्शन है वो a to a, यानी जिसकी डोमेन भी a है और कोडोमेन भी a है, be defined as fx is equal to x square, then f is not an onto function। तो चेक कर लेते हैं क्या ये onto है या फिर नहीं है। ध्यान से देखो, हमारे पास यहां -1 0 1 और इनके बीच के रियल नंबर भी हैं, इधर भी यही a वाला सेट है। अब ध्यान से देखो, जब फंक्शन में आप -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, यानी -1 भी किससे मैप करेगा 1 से। f0 रखोगे तो किससे मैप करेगा 0 से, और 1 रखोगे तो भी वो किससे मैप करेगा 1 से। अब ध्यान से देखो कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब आप यहां से कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव से मैप नहीं करेगी क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मैं कह दूं कि ये -1 बिलोंग्स टू ए कोडोमेन डू नॉट हैव अ प्री इमेज, और यदि इसकी कोई प्री इमेज नहीं है तो ये नॉट ऑन टू फंक्शन, सो नॉट ऑन टू। यही तो होता है ऑन टू फंक्शन कि यहां के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल जाए। तो यहां पर जो 0 से -1 के बीच के रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, उनके लिए कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, सो नॉट अ ऑन टू फंक्शन। रीजन क्या कह रहा है, इफ y is equal to -1 belongs to a, then x is equal to ±√-1 does not belongs to a। आप बोले सर क्या ही दे रखा है, तो आप ऑन टू की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बढ़िए। रीजन में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑन टू की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, fx को y मान लेते हैं, यानी यहां के x के लिए एक y हमें हमेशा इमेज मिल रही है। fx है मेरा x स्क्वायर इज इक्वल टू y, यहां से इसको इधर ले आओ, x इज इक्वल टू √y, यानी यहां के y के लिए, हर एक y के लिए मैं x प्री इमेज निकाल सकता हूं इसमें पुट करके लिए। तो हम यहां कर लेते हैं 4 y इज इक्वल टू -1, जो x है वो क्या आ जाएगा √(-1 प्लस माइनस। अब ये जो -1 है रूट के अंदर, ये आपका a के अंदर नहीं है, क्योंकि इस a के अंदर है आपके रियल नंबर्स, और रूट के अंदर नेगेटिव वाला पार्ट
ये क्या हो गया हमारा यहां पर, ये हो गया इमेजिनरी, तो ये ए के अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए कोडोमेन, सो एफ इज नॉट ऑन टू। यानी कि जब हमने यहां से आपका क्या लिया, -1 लिया, तो उसके लिए x की ये वाली वैल्यू a में नहीं थी, डोमेन में नहीं थी, आई एम सॉरी, कोडोमेन नहीं, डोमेन, बिलोंग्स टू ए डोमेन, डोमेन में नहीं थी, सो एफ इज नॉट ऑन टू, दैट्स वाई जो एफ है हमारा वो ऑन टू नहीं है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आप देखें तो आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, सो ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।